एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसने देश के प्रति अपना सब कुछ त्याग दिया। जैसे बात की जाए नासा के ऑफर लेटर के बारे में, तो एक हर साइंटिस्ट के भाई सपना होता है कि उसे नासा में काम करने का मौका मिले। पर उनके सामने भी एक ऐसा ही समय आया जहां उन्हें ऑफर लेटर मिला था नासा की तरफ से, पर उसे वो टाल दिए, बेसिकली मना कर दिए। उन्होंने अपने देश को चुना, ना कि नासा को चुना। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नबी नारायण के बारे में, जिन्होंने हमारे ही देश को बहुत बड़ा योगदान दिया है स्पेस और साइंस के फील्ड में। जिन्होंने विकास जैसे इंजन को बनाया जिसके बदौलत आज हम लोग चांद तक और मंगल तक भी पहुंच चुके हैं, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। और इतने महान काम को भी सिर्फ अपना फर्ज कह के टाल देने वाले, मुझे लगता है भाई साहब यही एक सच्चा देशभक्त की खासियत होती है। सुना है भाई साहब कोई महान काम करे तो उसे नोबेल प्राइज मिलता है, ये बताने के लिए भाई साहब कि तुम बहुत महान हो, तुमने बहुत महान काम किया है। पर ऐसा कौन सा अवार्ड है भाई साहब? और इनको भी एक ऐसा अवार्ड मिलता है अपने देश के प्रति ईमानदारी दिखाने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं भाई साहब सेक्स स्कैंडल और देशद्रोही का इल्जाम। जी हाँ, इनके ऊपर भी एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जाता है जिसकी वजह से इन्हें अपने लाइफ में काफी कुछ झेलना पड़ता है। बात है ना भाई साहब कि अगर किसी जानवर को मारना है तो उसे पागल घोषित कर दो, वो अपने आप ही उससे सब लोग मार डालेंगे। और अगर किसी देश को नीचे गिराना है तो उसके महान शख्सियत को उसके ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगा दो, अपने आप वो देश टूट कर उसे ही सजा दे देगी। और जी हाँ, इनके साथ भी यही होता है। अचानक इन्हें मंदिर से उठा लिया जाता है, एक ऐसे जैसे कि किसी गुनहगार को या आतंकी को उठाते हैं, और इन्हें ऐसा टॉर्चर किया जाता है। वैसा मैं तुम्हें क्या बताऊं, बेसिकली थर्ड डिग्री टॉर्चर इन्हें किया जाता है, जो कि एक आतंकवादी सा जैसा बदसलूकी व्यवहार किया जाता है, उनके साथ भी यही किया जाता है। तुम खुद सोचो भाई साहब, इसरो एक ऐसे साइंटिस्ट के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी गलत है। ये बात कहीं से भी सही नहीं है भाई साहब कि उन्होंने देश के लिए इतना योगदान दिया, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना कहीं से भी सही नहीं है। और उसकी बजाय हमारे देश के नेता जो कि इतने सारे गैर कानूनी काम करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ इनके खिलाफ इतने सारे केसेस लगा दिए जाते हैं, इनको सेक्स स्कैंडल में फंसा जाता है और कहा जाता है इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। बेसिकली इन पे केस ये लगा होता है वैसा कि इन्होंने एक इंजन जो बनाया है रॉकेट का, महत्वपूर्ण इंजन होता है भाई साहब। किसी भी रॉकेट को चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए इंजन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो कि इन्होंने बेच दिया है किसको? पाकिस्तान को। तुम खुद सोचो भाई साहब, जो शख्स अपना सब कुछ त्याग दिया है इस देश के लिए, वो ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई साहब, इनको अपने लाइफ में इतना कुछ झेलना पड़ता है कि तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ। 60 से 70 दिन जेल में रहना पड़ता है, उस दौरान इन्हें काफी टॉर्चर भी किया जाता है, पर किसी तरह इनको बेल मिल जाती है, ये कहकर कि चलो ठीक है भाई साहब तुम गुनहगार नहीं हो। पर कहते हैं ना भाई साहब, समाज जो है वो तुम्हें कोर्ट में केस जाने से पहले तुम्हें गुनहगार साबित कर देती है। इनको भी उस समाज का सामना करना पड़ता है जो इनकी आज भी इन्हें गुनहगार मान रही थी। पर हम लेते भाई साहब ये हार कर कोर्ट में वापस केस करते हैं भाई साहब कि मुझे गुनहगार का प्रमाण दे दिया जाए, तो मुझे क्लीन चिट मिलनी चाहिए कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। और आंखें कर्म देते हैं भाई साहब, कहते हैं ना यार, काले बादल सामने जितने भी आ जाए वो सूरज की किरणों को रोक नहीं सकते। बेसिकली लाइफ में इनके साथ भी होता है, इनको भी क्लियर चिट मिल जाता है कि कोर्ट की तरफ से कि भाई साहब गुनहगार बिल्कुल नहीं है, इनको जानबूझकर फंसाया गया था उस केस में। और उसके बाद सरकार अपनी गलती मानती है और उनको पद्मश्री अवार्ड भी देती है। भाई साहब तुम खुद सोचो यार, देश के लिए इन्होंने इतना सारा योगदान दिया है, बाद में सरकार की आंख खुलती है, उसके बाद इन्हें पद्मश्री मिलने के बाद इन्हें काफी खुशी होती है। पर कहते हैं ना भाई साहब कि इस गलती के पीछे किसी न किसी तो गलती होगी भाई साहब। मतलब इनका लास्ट में ही मुद्दा होता है बस, अगर मैं गलत नहीं था कोई ना कोई तो गलत होगा ना यार। वो गलत कौन था, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ। इस बात को आज भी ढूंढा जा रहा है कि कौन शख्स था जो कि इन पे सारे इल्जाम लगाया, इनको फंसाया और इनको इतनी बुरे दिन अपनी लाइफ में देखने पड़े। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा भाई साहब, सैल्यूट ऐसे देशभक्त को जो इतना कुछ खोने के बाद, इतना भी अपनी जिंदगी में बुरे दिन देखने के बाद भी आज भी देश से प्रेम करता है और आज भी अपने देश के सब कुछ त्यागने को तैयार है। तो सैल्यूट ऐसे देशभक्त के बारे में बात करें। मूवी में कुछ और मेन कैरेक्टर्स के बारे में तुम्हें दिखने वाले हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर, बेसिकली तुम्हें दिखने वाले शाहरुख खान सर, और तुम्हें दिखने वाले हैं सूर्या। शाहरुख खान और सूर्या बेसिकली न्यूज रिपोर्टर काम करने वाले मूवी में, जो कि तुम्हें इंटरव्यू लेते हुए देखेंगे भाई साहब हमारे नबी नारायण के। और देखो तमिल में तुम्हें देखोगे भाई साहब तो तुम्हें विजय सूर्या दिखेंगे, अगर तुम हिंदी में देखोगे भाई साहब और अंग्रेजी में देखोगे तुम्हें दिखने वाले हैं शाहरुख खान। तो बेसिकली बहुत बेहतरीन टाइप की मूवी है। मैं चाहता था पूरी मूवी एक्सप्लेन कर सकता था पर मैंने क्लियर किया नहीं है, तुम्हें इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दिए मूवी के बारे में कि बेसिकली मूवी किन के बारे में है और मूवी का बारे में तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया दे दिया। अगर तुम्हारा मन करे, मन क्या मैं तुम्हें एब्सोल्युटली कहना चाहूंगा भाई साहब, तुरंत जाओ ये मूवी को देखो, बहुत ही बेहतरीन टाइप की मूवी है। इस मूवी को छोड़ना बिल्कुल ही गलत है। तुम्हें पता है भाई साहब क्या बॉलीवुड में बायोपिक मूवी बहुत सारी बनती हैं, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान को देख लो, मतलब इतने महान शख्सियत के बारे में बायोपिक बनाई पर बेड़ा गर्क कर दिया अक्षय कुमार सर ने। और एक ऐसी बायोपिक बनाई गई है रॉकेटरी मूवी, जो कि तुम्हें सच में बताएगी भाई साहब कि अगर बायोपिक मूवी बनानी है तो बायोपिक मूवी असलियत में कैसे होनी चाहिए, एक सच्ची कहानी कैसी होती है, एक महान हीरो कौन होता है। तो अगर तुम्हें मूवी देखना है चाहिए आई थिंक तुम्हें मूवी के बारे में हल्का का आइडिया लग गया होगा। तो आई थिंक तुम तुरंत जाओ भाई साहब मूवी को देखो और आई थिंक तुम्हें वीडियो अच्छी लगी भाई साहब। इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें इनकी स्टोरी भी जानकर काफी प्राउड फील होगा भाई साहब, मुझे भी प्राउड फील है। चलो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी। तब तक के लिए जय हिंद।